Assalamualaikum. This is me Khadam San and welcome back to my YouTube channel Khadam's Academy. Today we have another interesting topic, that is सेल बायोलॉजी। आज हम सेल बायोलॉजी के साथ आपके सामने हाजिर हैं। सेल बायोलॉजी आपको पता है कि आपको पता है कि सेल बायोलॉजी का क्या मतलब है। कि सेल बायोलॉजी सेल को स्टडी करती है, ठीक है। सेल को स्टडी करती है, उनके स्ट्रक्चर, उनके फंक्शंस, उनकी प्रॉपर्टीज़, वो किस तरह जीवन को जन्म देती है, ये तमाम से चीज़ अगर पढ़ेंगे तो इनको हम बोलेंगे सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी आपको पता ही है कि सेल एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जिसको आम आँख से नहीं देखा जा सकता, लेकिन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप की मदद से हमको देख सकते हैं। यह एक सेल है, बारीक सा सेल, जिसको हमने जूम आउट किया तो हमें माइक्रोस्कोप पे इस तरह नज़र आया। यह पूरा स्ट्रक्चर सेल का। सेल के अंदर भी जिस तरह हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं, सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स हैं। ये सेल की मेम्ब्रेन के अंदर मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनल्स छुपे हुए हैं। तो आज हम वन बाय वन करके सेल बायोलॉजी को क्लियर करेंगे। आपको पता ही है कि ये जो बाहर का हिस्सा जो है, ये जो मेम्ब्रेन, ये जो बाउंड्री बना देता है, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है भाई। अब सेल मेम्ब्रेन का क्या काम है? सेल मेम्ब्रेन सेल को बाकी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अलग कर देता है, एक बाउंड्री लाइन बनाती है, इसलिए हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसके जो मेजर हिस्सा हैं वो तीन हैं। एक सेल मेम्ब्रेन है, दूसरा हमारे पास भाई न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस बीच वाला हिस्सा न्यूक्लियस, ठीक है। अब न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है, ठीक है, हॉलो स्पेस है, हम इनको बोलते हैं भाई साइटोप्लाज्म। तीन इनके हिस्से हैं। जबकि आपको याद होना चाहिए कि हम एनिमल सेल को डिस्कस करने जा रहे हैं, प्लांट सेल को नहीं, क्योंकि प्लांट सेल में एक और पार्ट का इजाफा है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। याद रखना कि एनिमल सेल को तीन पार्ट्स में तक क्या क्या, एक सेल मेम्ब्रेन है, दूसरा न्यूक्लियस है, तीसरा साइटोप्लाज्म। याद रखना न्यूक्लियस एक बीच वाला ऐसा है, सेंटर वाला ऐसा है, क्योंकि ग्रीक वर्ड न्यूक्लियस मीन्स मिड सेंटर ऑफ सेल, एंड इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं भाई, न्यूक्लियस। याद रखिए साइटोप्लाज्म के अंदर दो और चीज़ें हैं। एक हमारे पास भाई वाटर, ठीक है, जिसके साइटोसोल की सूरत में फ्लो करता रहता है। उनके अलावा इनमें सेल ऑर्गेनेल्स भी हैं। सेल ऑर्गेनेल्स में सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे पर्पल कलर में आपको नज़र आया होगा, ये जिसको हम बोलते हैं भाई माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। उनके अलावा ये ऑर्गेनेल्स आपको देखने में आ रहे हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिनको बोलते हैं सेंट्रियोल। उनके अलावा भाई साहब ये भी सेंट्रियोल है। ये जो हमारे पास भाई ये स्ट्रक्चर है जिसका नाम है गोल्गी बॉडी। ये क्या है? गोल्गी बॉडी या गोल्गी अपैरेटस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी हम तीनों से हम इनको इंडिकेट करते हैं। उनके अलावा ये जो आपके सामने भाई पर्पल कलर से ये जो इंडिकेट कर रहा है, ये हमारे पास है भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद रखना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंड दोनों में फ़र्क ये है, एक हमारे पास जिसके ऊपर ग्रेन्यूल्स हैं राइबोसोम, दूसरे के ऊपर ग्रेन्यूल्स नहीं हैं, ठीक है भाई। उनके अलावा ये जो आप ये देख रहे हैं, ये छोटे छोटे वैक्यूल्स हैं, वैक्यूल जो कि खाली स्टोरेज हाउस ऑफ सेल है, इसके लिए हम उनको बोलते हैं वैक्यूल्स, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की तरफ, वन बाय वन करते हैं, एक स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश करें। अब ये सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम लेबल किया गया है। ये सेल मेम्ब्रेन, जैसे ये तो सेल को हमने जूम आउट किया, आप सेल मेम्ब्रेन को जैसे हम जूम आउट करेंगे तो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को जिस तरह को आपको दिखने में आएगा। सेल मेम्ब्रेन, जबकि आप देखोगे कि ये दो लाइन हैं, दो बॉर्डर लाइन है, एक ऊपर वाला दूसरा नीचे वाला, इसलिए हम बोलते हैं भाई बायलेयर है। ये सेल मेम्ब्रेन क्या है भाई? बायलेयर है, दो लाइन्स का बना हुआ है। अब ये किस चीज़ का बना हुआ है भाई साहब? ये लिपोप्रोटीन का बना है। लिपिड और प्रोटीन उनके साथ हैं। अब लिपिड कौन सा है, प्रोटीन कौन सा है? ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो लेयर, स्ट्रेट लेयर, ये स्ट्रेट लेयर जो है भाई,
इनको बोलते हैं भाई लिपिड। ये लिपिड का लेयर है। उनके अलावा ये तमाम जो है ये स्ट्रक्चर ये लिपिड है। अच्छा, इस लिपिड के ऊपर या लिपिड के बीच में जो हिस्सा है, ठीक है, लिपिड के ऊपर या लिपिड के बीच में ये चीज़ आ गई, ये चीज़ अब ये है प्रोटीन्स, ठीक है भाई साहब, ये प्रोटीन है। अच्छा, इनके ऊपर भी प्रोटीन के स्ट्रक्चर हैं और कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर भी हैं, प्रोटीन के स्ट्रक्चर भी हैं, ठीक है, ये प्रोटीन बनाता लेता है। बीच में भी प्रोटीन है, इसलिए हम बोलते हैं प्रोटीन के दो हिस्से हैं, एक पेरिफेरल, दूसरा हमारे पास इंटीरियर। याद रखें कि जैसे हम ये है हमारे पास लिपिड, फास्फोलिपिड बना हुआ है। ये किस चीज़ का बना है? लिपिड कौन सा है? फास्फोलिपिड। मेजॉरिटी ऑफ जो लिपिड है फास्फोलिपिड है। तो हमारी देखते हैं कि लिपिड में कौन से जो पार्ट्स हैं, कौन से लिपिड आपस में मिलकर सेल मेम्ब्रेन को बना लेते हैं। एक हमारे पास भाई फास्फोलिपिड, ठीक है। अब फास्फोलिपिड याद रखना कि 25% बना लेता है सेल मेम्ब्रेन का। स्फिग्नोलिपिड याद रखना ये स्पेशल लिपिड है जो कि न्यूरॉन्स में होते हैं, सेल की न्यूरॉन्स में होते हैं स्फिग्नोलिपिड। तीसरा आपको पता ही है कि कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल मतलब मेजर जो हमारे पास जो लिपिड है वो 3 टाइप्स के हैं, एक फास्फोलिपिड है, दूसरा स्फिग्नोलिपिड है, तीसरा कोलेस्ट्रॉल लिपिड है। बाकी प्रोटीन है, प्रोटीन को आगे बढ़ेंगे। जैसे हम इन फास्फोलिपिड लेयर को जूम इन करेंगे, जूम आउट करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे तो उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह आपको नजर आएगा, ठीक है भाई साहब। अब ये इनका जो हेड वाला हिस्सा है, ये हेड है और ये टेल है। ये जो हेड है इसको बोलते हैं भाई फास्फेट ग्रुप, ठीक है, ये फास्फेट ग्रुप है, ये हेड फास्फेट। जबकि ये जो टेल वाला हिस्सा है ये हमारे पास भाई टेल, ये क्या है? टेल। और ये टेल, ये हेड है। ये हेड किस चीज़ का बना हुआ है? फास्फेट ग्रुप का। जबकि टेल किस चीज़ का बना हुआ है? फैटी एसिड मॉलिक्यूल का, फैटी एसिड मॉलिक्यूल का। याद रखें इनका जो फास्फेट ग्रुप वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, हेड वाला हिस्सा, ये हाइड्रोफिलिक है, ये हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब है? कि जहाँ से पानी क्रॉस हो सकता है, जहाँ से पानी क्रॉस हो सकता है। यहाँ से अगर आप पानी को डालोगे तो इस हेड से तो क्रॉस होगा, लेकिन इस टेल से क्रॉस नहीं होगा। ये दीवार में है, ये पानी को रोक करके रखता है, ठीक है भाई। उनके अलावा ये जो टेल है फैटी एसिड, ये हाइड्रोफोबिक नेचर है, हाइड्रोफोबिक नेचर। अब हाइड्रोफोबिक का क्या मतलब है? कि वहाँ पे पानी क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस कर सकता है लेकिन यहाँ पे क्रॉस नहीं कर सकता, इसलिए हम बोलते हैं भाई फास्फोलिपिड से ये लेयर है, कौन से मॉलिक्यूल क्रॉस कर सकते हैं? जिनके साइज बहुत छोटे हों, स्मॉल इन साइज हों, ठीक है, स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स हों, वो क्रॉस कर सकते हैं। उनके अलावा भाई साहब जो कि अनचार्ज पार्टिकल हो वो क्रॉस कर सकते हैं, अनचार्ज मॉलिक्यूल वो क्रॉस कर सकते हैं। जैसे कि लिपिड मॉलिक्यूल कौन से हैं? स्मॉल मॉलिक्यूल हो, अनचार्ज हो, नॉन पोलर हो और अनआयोनाइज्ड हो। ये जो तमाम से 4 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, याद रखिए कि ये जो मॉलिक्यूल जब क्रॉस कर लेते हैं, सेल मेम्ब्रेन के दरवाजे खुले हुए हैं, सीधा इसी तरह से ना इनको किसी चैनल की ज़रूरत पड़ती है, ना किसी प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, ना किसी पोर की ज़रूरत पड़ती है और ना किसी एटीपी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जैसे ही लिपिड मॉलिक्यूल यहाँ पे आ जाएंगे तो डायरेक्टली क्रॉस हो जाते हैं। आप एग्जांपल ले लीजिए, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या स्टीरॉयड हार्मोन वगैरह हो गए, वो डायरेक्टली यहीं से क्रॉस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास था भाई लिपिड कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। याद रखना कि यहाँ पे जो स्फिग्नोलिपिड है इनके फर्दर 2 काम हैं। एक सिग्नल ट्रांसमिट करता है, सिग्नल ट्रांसमिट जैसे कि एक्शन पोटेंशियल इन न्यूरॉन। इनके अलावा एडिशन ऑफ साइट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन है उनके साथ ये एडिशन में हेल्प कर लेता है, ठीक। तो ये हमारे पास है लिपिड कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब पढ़ते हैं प्रोटीन कंपोजिशन। प्रोटीन को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये प्रोटीन है, ठीक है। ये प्रोटीन के बीच में जिसको हम बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन का क्या मतलब है? कुछ प्रोटीन सेल के आउटर लेयर से, सेल मेम्ब्रेन से दोनों लेयर को क्रॉस करते हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? ट्रांस मेम्ब्रेन। अच्छा, जो कि सेल के ऊपर है वो हमारे पास है भाई एक्स्ट्रा सेलर, जो कि सेल के सरफेस पे मौजूद है, ठीक है जी। अब प्रोटीन पोर्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जैसे कि हम सेल मेम्ब्रेन का लिपिड पोर्शन तो पढ़ के आए। लिपिड पोर्शन में 3 चीज़ हैं, याद रखना कि एक फास्फोलिपिड था, दूसरा स्फिग्नोलिपिड था, तीसरा पे कोलेस्ट्रॉल था।
तो ये लिपिड कंपोजिशन था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं भाई प्रोटीन पोर्शन ऑफ दी सेल मेम्ब्रेन। याद रखना कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर दो टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हैं, एक इंटीग्रल प्रोटीन, दूसरा पेरिफेरल प्रोटीन है। ठीक है जी। अब इंटीग्रल प्रोटीन का क्या मतलब, सेल मेम्ब्रेन के अंदर हो, जो कि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करें। जिससे कि ये सेल मेम्ब्रेन, ये फास्फोलिपिड बाइलेयर है, ये फास्फोलिपिड बाइलेयर है, तो सेल मेम्ब्रेन इनको इसी तरह कुछ क्रॉस करता है प्रोटीन। इनके लिए हम क्या बोलते हैं भाई, दे आर दी इंटीग्रल प्रोटीन से, दे क्रॉस सेल मेम्ब्रेन। जबकि पेरिफेरल वो होते हैं जो कि सेल सरफेस से ऊपर होते हैं। याद रखें इंटीग्रल प्रोटीन हो सकता है चैनल प्रोटीन की सूरत में, जैसे कि सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, कैल्शियम चैनल, क्लोरीन चैनल। ठीक है, ये चैनल की सूरत में हो सकते हैं। वो एक्वापोरेंस की सूरत में हो सकता है, वो पोरेंस की सूरत में, सोराख की सूरत में, होल की सूरत में, जहाँ पे पानी क्रॉस कर सकता है, एक्वापोरेंस की सूरत में भी ये प्रोटीन हो सकते हैं। याद रखिए ये प्रोटीन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हो सकते हैं। अब ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है, सॉरी यार ये फटाके असल में चल रहे हैं क्योंकि 15 शबान ईद का दिन है, तो इसी हवाले से शायद आप डिस्ट्रैक्ट हो, तो इसके हवाले से माजरत। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। अब ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या मतलब है कि सेल के सरफेस पे जो चीज़ें हैं आप उनको साइटोप्लाज्म के अंदर लाओ, लेकिन इनका शर्त यही है कि खुद के स्ट्रक्चर को चेंज भी करते जाओ, कन्फर्मेशन के अंदर चेंज आती रहती है। तो इस टाइप ऑफ प्रोटीन को क्या बोलते हैं भाई, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ठीक है, जैसे कि एंजाइम लिंक प्रोटीन्स जो हमारे पास रिसेप्टर वगैरह थे, तो वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। और ये रिसेप्टर की सूरत में होते हैं, तमाम से रिसेप्टर जो कि पेप्टाइड रिसेप्टर, क्या पेप्टाइड रिसेप्टर जो भी हैं वो प्रोटीनेस इन नेचर हैं। ठीक है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर आपको पता ही है कि जीपीसीआर जो हमारे पास है वो भी प्रोटीन का बना हुआ है। तो ये प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन हैं, एंजाइम्स हैं जो कि एटीपीज की सूरत में होता है, एटीपेस की सूरत में होता है, जो कि एटीपी जनरेट करता है, एनर्जी मॉलिक्यूल लेता है। ये एंजाइम भी इस प्रोटीन की सूरत में हो सकता है। मजीद पेरिफेरल प्रोटीन जो कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं, सरफेस पे होते हैं, इनको हम बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। याद रखिए इनका काम क्या है, अटैच्ड विद दी इंटीग्रल प्रोटीन। ये इंटीग्रल प्रोटीन के साथ अटैच्ड है। उनका काम क्या है भाई, कंट्रोलर्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस। अब चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करते हैं लेकिन उनको कंट्रोल करते हैं, कौन सी चीज़ को अंदर लेनी चाहिए, कौन सी चीज़ को अंदर रोकनी चाहिए। अब आपसे सवाल है कि सेल मेम्ब्रेन एक्ट सिलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल, ये सवाल है। सेल मेम्ब्रेन एक्ट सिलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल, सवाल है कि ये लिपिड के लिए होता है या प्रोटीन नेचर के वजह से। अब आपको पता ही है कि ये प्रोटीन है, प्रोटीन के यहाँ पे चैनल भी हैं, ट्रांसपोर्ट भी हैं, रिसेप्टर भी हैं। अब हर चीज़ स्पेसिफिक नेचर है, सारी जो चीज़ें हैं सेल मेम्बर सेल के ऊपर, तो वो तो अंदर नहीं आ सकते। हाँ, प्रोटीन डिसाइड कर लेती है कि कौन सी चीज़ को अंदर जानी चाहिए, कौन सी चीज़ को अंदर जानी चाहिए। तो याद रख देना कि ये जो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये प्रोटीन की वजह से होता है। करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट पोर्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की कार्बोहाइड्रेट कंपोजिशन, जैसे कि आपको पता ही है कि प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है और लिपिड भी है, लेकिन इनका ज़्यादा ऐसा नहीं होता, यहाँ इसका भी स्मॉल पोर्शन होता है। बाकी इसलिए हम बोलते हैं भाई लिपोप्रोटीन का बना हुआ है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन का बना है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा भी होता है, वो ज़्यादातर नहीं होता। ये सेल सरफेस पे होते हैं, सेल सरफेस हैज लूज कोट ऑफ। अब जैसे कि लिपिड बाइलेयर होता है, लिपिड बाइलेयर के ऊपर भी कार्बोहाइड्रेट का एक लेयर है, इस लेयर का नाम क्या है, ग्लाइकोकाइलेक्स। अब याद रखिए कार्बोहाइड्रेट अगर होगा सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, तो वो किस सूरत में होगा, वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल की सूरत में होगा, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल की सूरत में। अब कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल का क्या मतलब है कि जैसे कि लिपिड है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये तीन मॉलिक्यूल आपस में मिलके कुछ मुख्तलिफ मॉलिक्यूल बना लेते हैं, हम इनको बोलते हैं भाई कॉन्जुगेटेड। जैसे कि लिपिड और प्रोटीन आपस में मिलते हैं तो लिपोप्रोटीन बना लेते हैं। इसी हवाले से कार्बोहाइड्रेट जब लिपिड से मिलेगा तो क्या बनेगा, ग्लाइकोलिपिड बनेगा। ग्लाइको से कार्बोहाइड्रेट, लिपिड से लिपिड। जैसे ही प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट बनेगा आपस मिलेगा तो क्या बनेगी भाई ग्लाइकोप्रोटीन। तो इसी हवाले से ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कॉन्जुगेटिव की सूरत में होते हैं। तो क्या क्या हो सकता है, ग्लाइकोलिपिड,
ठीक है। और जब लिपिड के साथ बनेगा मिलेगा, और ग्लाइकोप्रोटीन जब वो प्रोटीन के साथ मिलेगा, उसी वाले से ग्लाइकोकाइलेक्स। तो ये 3 शिकिल में कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल है हमारे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। उनके अलावा अगर देखते हैं कि इनकी काम शाम क्या हो सकता है, काम ये है भाई, ये सेल्फ मार्कर्स हैं। अब सेल्फ मार्कर का क्या मतलब है कि चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, खुद को भी आइडेंटिफाई करते हैं, चीज़ों को भी आइडेंटिफाई करते हैं। आपको पता ही है कि हमारे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, या आपको पता होगा कि ब्लड सेल के अंदर MHC क्लास 1 और MHC क्लास 2, ये जो हमारे पास में इम्यूनिटी के तौर पर जो काम करते हैं, ये असल में कार्बोहाइड्रेट ही हैं, ठीक है। और रिसेप्टर के तौर पर काम करते हैं भाई, किस रिसेप्टर को मतलब किस चीज़ को लेंगे। एग्जाम्पल में फर्स्ट बेस्ट एग्जाम्पल इंसुलिन है। इंसुलिन का क्या काम है कि ग्लूकोज को मैनेज करना। तो ये ग्लूकोज इन नेचर जो हमारे पास रिसेप्टर है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट नेचर। नेगेटिव चार्ज है, ऐसा आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट नेगेटिव चार्ज रखती है, तो सेल के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज वाले आयन आएंगे उनको रिपेल कर देंगे, ठीक है। इसलिए हम बोले नेगेटिव चार्ज लें तो सेल के ऊपर जो मटेरियल आती है उनको रिपेल कर देती है। तो दोस्तों साइटोप्लाज्म का हमारे पास सेकंड जो ऑर्गेनल है, अब साइटोप्लाज्म की बारी आ गई है। ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म का जो सबसे फर्स्ट जो ऑर्गेनल जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, दैट्स ER या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका एब्रीविएशन क्या है? ER एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्लाज्मिक रेटिकुलम, आपको पता होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या चीज़। बच्चों याद कर रखना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ताल्लुक कुछ इस तरह है कि ये सेल के न्यूक्लियस के साथ अटैच्ड है। न्यूक्लियस, उसके फिर हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर हमारे पास भाई गोल्गी कॉम्प्लेक्स वगैरह, उनके बाद सेल मेम्ब्रेन है। याद रखना कि ये सेल साइटोप्लाज्म के अंदर ये छोटे छोटे ऑर्गेनल्स हैं, जैसे कि इंसान बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं, तो सेल छोटा है तो इसलिए उसी हिसाब से ये छोटे छोटे ऑर्गन्स होंगे। इसको भी माइक्रोस्कोपिकली अगर देखेंगे तो उनका स्ट्रक्चर शिकल कुछ इस तरह दिखने में आ जाएगा। तो आप ये देखिए, ये कंप्लीट क्या हमारे पास ER है। आप यह देखिए, इससे हवाले से ये ER है और ये ER है, दोनों तरफ ER है, लेकिन एक तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर डॉट डॉट है राइबोसोम, इसको हम ग्रेन्युलर बोलते हैं, ग्रेन्युलर राइबोसोम है, और दूसरे की तरफ ये ग्रेन्युलर नहीं है, ठीक है। मतलब क्या है, यहाँ पे राइबोसोम है और यहाँ पे राइबोसोम नहीं है, याद रखना। अच्छा भैया, इस हवाले से याद रख देना कि जिस तरह इंसान के अंदर एंडोस्केलेटन होता है, एंडोस्केलेटन जो कि सेल को मजबूती और स्ट्रेंथ देता है, सपोर्ट में हेल्प करता है, शेप में हेल्प कर देता है एंडोस्केलेटन। इसके हवाले से बॉडी का एंडोस्केलेटन है, तो सेल का एंडोस्केलेटन क्या हो सकता है? ER, उसके अलावा साइटोस्केलेटन हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल जो हमारे पास ER है। अब ER सेल के अंदर एंडोस्केलेटन के तौर पर बिहेव करता है, जो कि सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियस के तक है। तो ये बॉन्ड जैसे काम करता है, सेल को मजबूती देता है और सेल को स्ट्रेंथ, सेल को एक पर्टिकुलर शेप देता है। अगर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना होते तो सेल एक स्पेसिफिक शेप में ना होते, ठीक है भाई। ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के और एंडोस्केलेटन के तौर पर। याद रखना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर को देखें, इनकी स्ट्रक्चर भी लिपोप्रोटीन की बनी हुई है, ठीक है, जो कि सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर है, लिपोप्रोटीन की बनी हुई है। स्ट्रक्चर का सिंगल मेम्ब्रेन लेयर है, जैसे कि सेल का मेम्ब्रेन वो डबल लेयर है, ये सिंगल लेयर है। मैट्रिक्स इनके अंदर ये जो है बिल्कुल, ये जो इनर साइड ये फोल्डिंग्स हैं, ये फोल्डिंग्स यहाँ पे केमिकल वाटर है, केमिकल वाटर। इस केमिकल वाटर को हम बोलते हैं भाई मैट्रिक्स। यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शन, जैसे कि प्रोटीन का बनना, जैसे कि लिपिड का बनना, ये लिपिड और प्रोटीन का बनना रिएक्शन वगैरह होते हैं मैट्रिक्स के अंदर, केमिकल वाटर्स के अंदर होते हैं, इसलिए बोलते हैं भाई मैट्रिक्स है। फर्दर याद रख देना कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। एक हमारे पास है SER, दूसरा हमारे पास है RER। SER का मतलब है कि भाई स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जबकि RER का मतलब है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद रखिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये ग्रेन्यूल्स नहीं होती, ग्रेन्यूल्स, ठीक है भाई, ग्रेन्यूल्स नहीं होती, मतलब राइबोसोम नहीं होते।
अगर राइबोसोम नहीं होते तो कुछ और चीज़ है, उस चीज़ का नाम है लिपिड। ये जो चीज़ बनाते हैं वो लिपिड बना लेते हैं। जबकि आर या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये ग्रेनुलर हैं तो ये राइबोसोम भी बना लेते हैं। राइबोसोम बना लेते हैं इसलिए ये प्रोटीन बना लेते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स जो है हमारे पास वो राइबोसोम से बनते हैं या राइबोसोम से आती प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल्स। ठीक है भाई, ये हमारे पास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट जो हमारे पास जो मेजर टॉपिक है दैट इज गोल्गी एपराटस। अब गोल्गी एपराटस को आपको पता ही है कि गोल्गी एपराटस को एक साइंटिस्ट का नाम था कैमिलो गोल्गी। 1998 में इनको दराफ्त किया था, डिस्कवर किया था, इसलिए इस एपराटस का नाम है गोल्गी एपराटस। याद रखना कि गोल्गी एपराटस भी स्ट्रक्चर रिजेम्बलेंस टू दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लेकिन वो कुछ स्मूथ है। सॉरी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कुछ इस तरह है। ये जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर, अगर मैं इनको जूम कर दूं तो ये जूम वाला स्ट्रक्चर है। ये जो फोल्डेड है, जो सूजा हुआ जैसा है, इनको बोलते हैं सिस्टर्ना है। बाकी ये ट्यूब्यूल है, ये सिस्टर्न है और ये ट्यूब्यूल, ये मैं भूल गया था। ठीक भाई, अब गोल्गी एपराटस को देखते हैं कि ये सीक्रेटेड सेल्स होते हैं, चीज़ों को सीक्रेट करते रहते हैं। किस चीज़ को सीक्रेट करते हैं? देखिए, जहाँ ऑर्गन्स, वहाँ जहाँ पे प्रोटीन बने, जहाँ पे सीक्रेशन हो, वहाँ पे इस सेल्स के अंदर ज़्यादा होते हैं। स्पेशली वहाँ पे ज़्यादा होते हैं जहाँ पे प्रोटीन बनते हैं। सीक्रेटेड सेल्स जैसे कि ग्लैंड्स वगैरह हो गई, हार्मोन्स वगैरह हो गई, न्यूरोट्रांसमीटर जहाँ पे सीक्रेशन वगैरह होती रहती है, वहाँ पे होती है। और जहाँ पे होंगी, जहाँ पे ग्लैंड्स सीक्रेटरी ऑर्गन है, जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा है, वहाँ पे होगी। ठीक है, अब याद रख देना कि गोल्गी एपराटस का काम क्या क्या हो सकता है। भाई, गोल्गी एपराटस का काम मॉडिफिकेशन। किस चीज़ की मॉडिफिकेशन? ये जो प्रोटीन्स लिपिड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना लेते हैं ना, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम नहीं है, उसका काम है जस्ट बनाना, उनको मॉडिफाई कर देना, वो गोल्गी एपराटस का नाम है। उनको छोटी छोटी वेसिकल में पैक कर देना, डब्बे की सूरत में उनको पैक कर देना, उनके बाद उनको ट्रांसपोर्ट करना। कहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना? सेल मेम्ब्रेन में। अब देखिए, ये लिपिड को ट्रांसपोर्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स या वेसिकल्स। ये क्या भाई? वेसिकल्स। अब वेसिकल्स की सूरत में उनको पैकेज करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, फिर उनको अटैच करते हैं सेल मेम्ब्रेन के साथ। जब ज़रूरत होगी, जितनी ज़रूरत होगी, जहाँ ज़रूरत होगी, वहाँ पे फिर इनकी डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट वगैरह होती रहती है। याद रखना कि जैसे हम इसको गोल्गी एपराटस को जैसे जूम आउट करेंगे, बारीक लेवल पे इनको स्ट्रेच करेंगे, तो इनके फर्दर 3 हिस्से हैं। एक्सिस गोल्गी, दूसरा मीडियल गोल्गी, तीसरा ट्रांस गोल्गी। गोल्गी एपराटस का वो हिस्सा जो कि लिपिड और प्रोटीन को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिसीव करता है, वो हमारे पास है सिस गोल्गी। गोल्गी का वो हिस्सा जो कि रिसीव करने के बाद लिपिड और प्रोटीन को मॉडिफाई करता है, तो वो हमारे पास है भाई मीडियल गोल्गी। तीसरा ट्रांस हिस्सा वो है जो कि इस प्रोटीन और इस लिपिड को पैकेज करता है डब्बे की सूरत में, उनको फिर ट्रांसपोर्ट करता है। और ट्रांसपोर्ट कहाँ करेगा? आपको पता ही है कि सेल मेम्ब्रेन के। तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो ट्रांसपोर्ट करता है वो क्या है? ट्रांस गोल्गी। तो ये 3 टाइप्स ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स थे हमारे पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं। मेजर जो टॉपिक के सेल का दैट इज लाइसोसोम। आपको पता है कि लाइसोसोम, याद रखना, ये स्फेरिकल शेप होते हैं जो कि हमें। अच्छा, लाइसोसोम आल्सो नोन एज इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम। सेल भी एक मुकम्मल निज़ाम है, एक मुकम्मल दुनिया है, जहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, दारुल हुकूमत भी है, कंट्रोल सेंटर भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है, तो प्रेसिडेंट भी है, एंडोस्केलेटन भी है, मुकम्मल निज़ाम है, इसलिए इनको पढ़ना समझना लाजमी है। लाइसोसोम का दूसरा नाम क्या है भाई? इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम। तीसरा नाम क्या है? डैमेज सेलुलर स्ट्रक्चर। इनके काम क्या हो सकता है भाई? कि सेलुलर स्ट्रक्चर के जो डैमेज हिस्सा है उनको डाइजेस्ट करता रहता है। या सेल कभी कभार कोई भी न्यूट्रिएंट को लेता है, तो अब सेल तो डाइजेस्ट नहीं करेगा, डाइजेस्ट करने वाला कौन है? लाइसोसोम। ईट करेगा सेल, डाइजेस्ट कौन करेगा? लाइसोसोम। ठीक है भाई, फूड इंजेस्टेबल सेल्स हो गया। अनवांटेड बैक्टीरिया, कभी कभार भाई बैक्टीरिया ने यहाँ पे सेल पे अटैक कर लिया। अब यहाँ पे अटैक कर लिया तो आपको पता ही है कि सेल के लिए ये बैक्टीरिया जो है ये बिल्कुल नुकसानदायक है।
ठीक है। अब नुकसानदायक है तो इनको जब पता चलेगा तो ये डायरेक्ट जाके इनको फेगोसाइटिस करेगा, भाई खा जाएगा बैक्टीरिया। इनके ये काम है लाइजोम। इनकी जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है उनकी साइज है 250 से लेकर 750 नैनोमीटर तक है। स्ट्रक्चर स्फेरिकल शेप है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, ठीक है भाई। और ये सिंगल लेयर है, याद रख देना, सिंगल लेयर का बना हुआ है। उनकी कंपोजिशन क्या है? लिपिड, लिपोप्रोटीन, लिपिड बाइजर का बना हुआ है सिंगल लेयर। उनके अलावा इनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का क्या मतलब है कि चीज़ों को ब्रेक डाउन करता है। अब चीज़ों को ब्रेक डाउन कैसे करा? हो सकता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम को, जो फूड का है, जो सेल का है, खाने को या वाटर को, किसी चीज़ को, फूड को डाइजेस्ट करे, उनको ब्रेक डाउन करे, या बैक्टीरियल सेल को डाइजेस्ट करे, ब्रेक डाउन करे, ऐसा बोलते हैं भाई हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव एंजाइम भी हैं, वो डाइजेस्टिव एंजाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के साथ मिलके सेल के फंक्शंस को मज़ीद बेहतर करते हैं, ठीक है। अब इनके फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है भाई। एक हमारे पास है भाई फंक्शंस, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, सेल के अंदर डाइजेशन वाला काम करता है। ब्रेक डाउन ऑफ द मैक्रोमॉलिक्यूल्स इनटू मैक्रोमॉलिक्यूल्स, ये जो बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं भाई, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, सेल इनको क्या करेगा? सेल बोलता है कि नहीं, आप इनको छोटे छोटे कतरों में चेंज करो, छोटे छोटे पार्टिकल चेंज करो ताकि मेरे लिए एब्जॉर्ब करना आसान हो जाए। तो इसलिए बोलते हैं भाई इंट्रासेलुलर डाइजेशन। उनके अलावा ऑटोफेग है, यह खुद को भी कभी कभी बाइट कर लेता है। क्यों भाई? सवाल ये ऑटोफेग क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। क्या है भाई? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। दूसरा इनका काम क्या है कि भाई अनवांटेड सब्सटेंस को खुद खा लेता है, जैसे कि बैक्टीरिया होगा या कुछ इस तरह के, या डैमेज्ड पार्ट को भी खुद खा लेता है। अब जो चीज़ डैमेज्ड को खा ले और जो चीज़ बैक्टीरियल खा ले, अब मुझे बताएं ऐसी चीज़ सेल के लिए क्या फ़ायदेमंद होगा? तो ऑब्वियसली लाइसोसोम, जो वो लाइसोसोम जिनके अंदर बैक्टीरिया भी है या खराब मादे हैं, बेकार मादे हैं, तो सेल उनको भी रिमूव आउट करेगा। तो सेल उनको रिमूव आउट किस तरह करता है कि लाइसोसोम के अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो खुद को खा लेता है, इसलिए बोलते हैं सेल फीडिंग। सुसाइड बैग्स हैं, सुसाइड बैग्स हैं, ये MCQs मैदान में इंटरमीडिएट के लिए और कहीं भी पूछ सकते हैं और उतर सकता है। अच्छा, फर्दर हमारे पास ये हेटेरोफेग है, खुद को तो खा लेता है लेकिन बैक्टीरिया और कुछ और सब्सटेंस को भी खा लेता है, यह भी मेजर सवाल है। अच्छा, एपोप्टोसिस का क्या मतलब? प्रोग्राम्ड सेल डेथ, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। अब ये सेल डेथ जेनेटिकली सेल डेथ है, जेनेटिक म्यूटेशन आ जाता है, ठीक है, म्यूटेशन आ जाती है, तो उनको भी यहाँ पे हेल्प कर लेता है, हेल्प करता है भाई प्रोग्राम सेल डेथ में। नेक्स्ट जो सेल्यूलर जो ऑर्गेनेल डेथ इज पैराक्सोम, पैराक्सोम, ये पैराक्सोम्स भी स्फेरिकल शेप का है, स्फेरिकल शेप, सिंगल लेयर के बने हुए हैं। आपको पता है कि इनकी कंपोजिशन क्या हो सकती है? लिपोप्रोटीन। एनिमल में भी मौजूद है, प्लांट में भी मौजूद है, लेकिन याद रख देना कि पैराक्सोम का नाम इसलिए क्या गया रखा गया है क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीडेटिव एंजाइम ज़्यादातर होते हैं। ऑक्सीडेटिव एंजाइम वो कौन सा एंजाइम है? वो केटालेस एंजाइम है, जो कि चीज़ों को ब्रेक डाउन करने में हेल्प कर लेता है। इसके अंदर एक खासियत है जो कि बाकियों में नहीं है। वो कौन सी खासियत है भाई? उनको स्पेशल लेटर लिखते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन वाला काम करता है। अगर डिटॉक्सिफाई करते हैं ज़्यादातर कहाँ पे होंगे? ज़्यादातर लिवर के अंदर मिलेंगे, ठीक है। अब ये क्या डिटॉक्सिफिकेशन क्या करता है कि ये जहरीलापन चीज़ों को तोड़ता है वाटर और ऑक्सीजन में, ठीक है। डिटॉक्सिफाई करके वाटर और ऑक्सीजन में उनको चेंज कर लेता है, जो कि सेल के लिए बहुत मुफीद है, ठीक है। ये पैराक्सोम सेल के अंदर वहाँ पे मौजूद होते हैं जहाँ पे केटालेज या ऑक्सीडेटिव एंजाइम ज़्यादातर होते हैं। और डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर है तो हो सकता है लिवर के अंदर, लेकिन हो सकता नहीं ज़्यादातर लिवर सेल के अंदर होते हैं, ठीक है। फर्दर भाई प्राइम मिनिस्टर आ गया भाई। अच्छा, दारुल हुकूमत, हर स्टेट का कैपिटल सिटी होता है, कैपिटल सिटी दारुल हुकूमत। जैसे कि पाकिस्तान का इस्लामाबाद है, तो सेल का क्या है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है भाई। क्यों पढ़ते हैं भाई? माइटोकॉन्ड्रिया यूनिवर्सली प्रेजेंट इन यूकेरियोट्स। यूनिवर्सली का क्या मतलब कि लाजमी मौजूद है, हर सेल मौजूद है। कौन से सेल में मौजूद है? जो कि यूकेरियोट्स। अब यूकेरियोट्स क्या मतलब है कि जिनके DNA, जिनकी न्यूक्लियस के चौधारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है,
वो क्या है हमारे पास यूकेरियोट्स। एक्स तो अभी याद कर लेते ना यार, यहाँ पे हमारे पास भी डबल लेयर है, डबल लेयर। और दूसरा हमारे पास है भी लिपिड बाइलेयर, ये डबल लेयर और लिपिड बाइलेयर का। अब याद रखना हम जितने भी अभी तक ये सेल ऑर्गेनेल पढ़ के आए हैं वो तमाम से सिंगल लेयर थे, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारे पास है वो डबल लेयर स्ट्रक्चर है। उनकी स्ट्रक्चर लिपिड बाइलेयर का है, प्रोटीन का बना हुआ है। ये इमेज लेवल्ड है, स्ट्रक्चर में लेवल क्या है, मेरी जितनी ड्राइंग थी, पता नहीं आपको कैसे लगेगा, उम्मीद है कि आपको अच्छा ही लगेगा। अच्छा ये डबल लेयर याद रखें ना, एक लेयर तो यही है, ठीक है, और दूसरा लेयर मतलब ये जो है ये तमाम से ये एक लेयर है, दूसरा लेयर है वो ये वाला है, ठीक है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, ठीक है भाई साहब। अब याद रखते ना ये इनके अंदर जो फोल्डिंग्स हैं, याद रखना वो फोल्डिंग्स इनसाइड हैं, वो फोल्डिंग क्या है, इनसाइड दी फोल्डिंग है। ये जो फोल्डिंग्स है भाई इनके लिए हम बोलते हैं, ये फोल्डिंग्स को हम बोलते हैं भाई क्रिस्टा है, ये क्रिस्टा है। याद रखना कि ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, सॉरी ये इनर मेम्ब्रेन हो गया, ये इनर मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है भाई। ये जो हमारे पास है भाई ये उनको बोलते हैं भाई माइटोकॉन्ड्रिया का साइटोप्लाज्म जिसको बोलते हैं भाई मैट्रिक्स, ठीक है, ये मैट्रिक्स हो गया। उनके अलावा अगर देखा जाए तो इनके ऊपर यहाँ पे प्रोटीन्स राइबोसोम वगैरह होते रहते हैं, ठीक है। और उनके अलावा यहाँ पे F1 प्रोटीन भी, F1 प्रोटीन और F2 जिसको हम बोलते हैं F0, F1 पार्टिकल और F0 पार्टिकल। याद रखना F1 पार्टिकल F0 जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स सेल को हेल्प करते हैं भाई ATP जनरेट करने के लिए या एनर्जी जनरेट करने के लिए, ठीक है। अब याद रखना कि सेंटर ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा तो ये थे ऑलरेडी है यार, इनको हम कैसे यार बोल सकते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। ये क्या भाई, पावर हाउस ऑफ सेल, सेल का पावर हाउस ऑफ सेल है, इसलिए बोलते हैं भाई माइटोकॉन्ड्रिया इज द दारुल हुकूमत। भाई ताकत है, पावर हाउस का क्या मतलब है कि किसी स्टेट को चलाने वाले तो भाई प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो हुक्म देगा, वो आर्डर देगा, वो अपने हिसाब से चीज़ों को बांटेगा, वो स्पीच करेगा, तो ये पावर हाउस वहाँ से ही निकलता है। इसलिए मैंने यहाँ पे बोला है कि कैपिटल सिटी ऑफ द सेल है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। अब सेंटर ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन किस तरह है वो आगे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अंदर वो ATP जनरेट करता है, ठीक है, ATP जनरेट करता है, ये एनर्जी प्रोड्यूसर करता है, इसलिए हम बोलते हैं भाई सेंटर ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है भाई। माइटोकॉन्ड्रिया यूनिवर्सली प्रेजेंट इन ऑल यूकेरियोट्स, ये तो पढ़ के हैं। बाकी नंबर में क्या है, ये नंबर बोला भाई हज़ारें बहुत ही, हज़ारों के तादाद में, कि सैकड़ों तादाद में, हाँ हो सकता है कहीं पे ये 100 से भी लेक हो, 100 से भी कम हो, इसलिए वो डिपेंड करता है भाई एनर्जी नीड कितनी है, किसी सेल को एनर्जी कितना ज़रूरत है। अगर एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है तो ज़्यादातर हज़ारों और लाखों के तादाद में होता है, ठीक है। दूसरा डिपेंड करते हैं टाइप ऑफ सेल या साइज ऑफ सेल। जैसे कि बैक्टीरिया के अंदर तो बैक्टीरिया के अंदर तो ये नहीं है, बाकी जो यूनिसेलुलर सेल्स हैं जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होनी चाहिए, ठीक है, यूनिसेलुलर और यूकेरियोट्स से, ठीक है, जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होनी चाहिए। अब आप मुझे बताएं यूनिसेलुलर को कितनी ज़रूरत होगी एनर्जी को, कम ज़रूरत होगी, फिर यहाँ तो एक माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं या 2 माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। अब सपोज कीजिए हमारे हार्ट, ठीक है भाई, अब हार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, क्योंकि ये तो हार्ट बीट करता ही रहता है, नो ब्रेक है, नो स्टॉपिंग है, ठीक है भाई, हार्ट बीट, ठीक है। ये जब से इंसान बच्चा पैदा होता है मरने तक ये हार्ट बीट करता रहता है, इसलिए इनको एनर्जी की ज़रूरत होती रहती है। तो ज़्यादातर जो माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं वो कार्डियक मसल्स में होते हैं, कम से कम जो होते हैं, कम से कम वो एडिपोज टिश्यू में होते हैं, एडिपोज टिश्यू में कम से कम होते हैं, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हार्ट में होते हैं, क्योंकि एनर्जी की क्वांटिटी के हिसाब से जितने ज़्यादा एनर्जी चाहिए इतने कम ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो ये नंबर और उनकी शेप वगैरह वहाँ पे वेरी करता है। अब यहाँ में हमारे पास भाई साइज एंड शेप, साइज भी डिपेंड करता है कि साइज कितना है और शेप कितना है। साइज के हिसाब से भाई कई मीटर्स कई डायमीटर में, ये तो फिलामेंट के स्ट्रक्चर में होते हैं, फिलामेंट कहाँ पे ट्यूब्यूल की सूरत में होते हैं, कहाँ पे छोटे छोटे वेसिकल की सूरत में होते हैं। इसका मतलब साइज भी वेरी करता है, शेप भी वेरी करता है, वो भी सेल पे डिपेंड करता है कि ये कौन सा सेल है, बड़ा सेल है, यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, तो वहीं पे
फंक्शंस, क्या काम हो सकते हैं भाई प्राइम मिनिस्टर का? प्राइम मिनिस्टर तो किसी मुल्क का बाप होता है, वो तो अपने बच्चों के लिए हर काम करने को तैयार होती है। वो तो पैसे बांटता है, एनर्जी देता है, ताकत देता है। तो ये फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है। फर्स्ट में भी एटीपी जनरेट करता है। एटीपी कैसे जनरेट करता है? ग्लाइकोलाइसिस की तरह। उनके अलावा हमारे पास भाई क्रेब्स साइकिल भी भाई यहाँ पे होता है, ठीक है। इसके अलावा ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये भी एक रिएक्शन है जहाँ पे लेकिन एटीपी जनरेशन में हिस्सा लेते हैं। याद रख देना मेरा भाई, ग्लाइकोलाइसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में रिएक्शन होता है। ये दोनों जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्रेब्स साइकिल और ईटीसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। तो याद करना इनका काम क्या है? एटीपी जनरेट करना। ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ये 2 एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट करता है। क्रेब्स साइकिल में 2 एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं, जबकि ईटीसी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 34 एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं। टोटल हमारे पास 38 एटीपी मॉलिक्यूल होते हैं। याद रख देना भाई, ये नंबर ऑफ एटीपी याद रख देना, ठीक है। क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस और ईटीसी। उनके अलावा रेगुलेशन ऑफ सेल एपोप्टोसिस, जाहिर सी बात है सेल एपोप्टोसिस से प्रोग्राम सेल डेथ होता है, ठीक है। उनमें हेल्प कर देता है, कंट्रोल करता है, कैल्शियम को स्टोर कर लेता है, कैल्शियम को भी स्टोर कर लेता है। उनके अलावा इनके अंदर फैटी एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड, उनको मेटाबोलाइज करता है। मेटाबोलाइज क्या मतलब है कि भाई ब्रेक डाउन करना, एनाबोल करना, ये उनका काम है। अच्छा, एक और बात जो कि मेजर बात है, अहमियत रखने वाली, इनके अंदर अपना डीएनए होती है। साइटोप्लाज्म ऑफ दी माइटोकॉन्ड्रिया या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना ही डीएनए है, लेकिन याद रख देना कि इनके अंदर एक खासियत है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ रिप्लिकेशन, ठीक है। इनको किसी सेल डिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती कि सेल डिवाइड होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड होती है, नहीं, ये खुद वक्त डिवाइड होती है। वो डिपेंड करता है कि जब सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है, जब सेल को नीड होती है, तो खुद के डीएनए को भी हुक्म देता है सेल्फ रिप्लिकेट हो जाए। फिर एक माइटोकॉन्ड्रिया के से 2, फिर 2 माइटोकॉन्ड्रिया से 3, उसी हिसाब से मतलब कि डिवाइड कर लेता है। ये सेल्फ रिप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी सेल के अंदर ओनली साइटोप्लाज्म के अंदर किसके अंदर है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है भाई। याद रख देना, जहाँ पे हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस किया था वहाँ पे मैंने साइटोस्केलेटन को भी डिस्कस किया था। मैंने क्या बोला था कि जैसे कि इंसानी बॉडी के अंदर एंडोस्केलेटन होता है, ठीक है, एंडोस्केलेटन होता है जो कि बॉडी को शेप, बॉडी को सपोर्ट, बॉडी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ये साइटोस्केलेटन है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये बॉडी का नहीं, ये सेल का एंडोस्केलेटन है। ये सेल का एंडोस्केलेटन है, ये स्केलेटन है जो कि बॉडी को शेप देते हैं, ठीक है भाई। बॉडी को शेप, बॉडी को स्ट्रेंथ, बॉडी को सपोर्ट करते रहते हैं। याद रख देना इनकी कंपोजिशन क्या है? इनकी जो कंपोजिशन है भाई ये प्रोटीन के बने हुए हैं। तो हो सकता है एक्टिन हो सकता है मायोसिन हो, मुख्तलिफ प्रोटीन, मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटन होते हैं। ये मोशन में, लोकोमोशन में भी हेल्प करता रहता है सेल के अंदर, ठीक है। उनके अलावा माइक्रोफिलामेंट, उनके 3 इनके पार्ट्स हैं। एक हमारे पास माइक्रोफिलामेंट, दूसरा हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट, तीसरा हमारे पास माइक्रोट्यूबुल। याद रख देना कि ये माइक्रोफिलामेंट फिलामेंट के छोटे छोटे हिस्से आपस से मिलके ये काम करते हैं और ये एक्टिन प्रोटीन का बना हुआ है, एक्टिन प्रोटीन का बना है। अब एक्टिन प्रोटीन का बना हुआ है, याद रखना इनका काम क्या है भाई? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल है, ठीक है। इनके लिए हम लोग बोलते हैं भाई माइक्रो फिलामेंट, छोटे से मिला फिलामेंट आपस में मिलकर बनाते हैं। उनके बाद हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट, बीच वाला ऐसा, याद रखना ये रोप जैसा है, कोई रोप है, ठीक है, कोई रस्सा है, कोई रस्सी है। तो इसी हवाले से ये स्ट्रक्चर जो कि आपको दिखने में आता है, तो ये हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये बॉडी को सपोर्ट और स्ट्रेंथ देते हैं। याद रखना ये इंटरमीडिएट फिलामेंट मुख्तलिफ शिक्ल शबी में होते हैं। अगर डेस्मिन है, एक हमारे पास डेस्मिन है, दूसरा हमारे पास न्यूरोफिलामेंट है, तीसरा हमारे पास केराटिन। याद रखना अगर इंटरमीडिएट फिलामेंट डेस्मिन की सूरत में है तो ये मसल्स में हो सकता है, कहीं नहीं। अगर ये न्यूरोफिलामेंट में है तो न्यूरो सेल्स में होता है, न्यूरॉन सेल्स में अवेलेबल है। केराटिन है तो स्किन सेल्स कहाँ पे? एपिथेलियल टिश्यू में,
थैलिया के टिश्यूज में, जैसे कि हमारे पास ये हेयर एग्जाम्पल हो गया, नेल्स एग्जाम्पल हो गए, उनके अलावा कुछ और प्रोटीन जो कि एपिथेलियल टिश्यू वगैरह बना लेते हैं। फर्दर हमारे पास है भाई माइक्रोट्यूब्यूलिन। माइक्रो मीन्स छोटे छोटे, ट्यूबुल मीन्स ट्यूब्यूल, ये छोटे ट्यूब्यूल के बड़े स्ट्रक्चर का नाम है। और याद रखना ये सेल को जैसे स्ट्रिप फिलामेंट है, फिलामेंट का क्या मतलब है, ट्यूब्यूल का क्या मतलब है कि पाइपलाइन स्ट्रक्चर, लेकिन ये पाइपलाइन स्ट्रक्चर ये माइक्रो स्ट्रक्चर हैं जो आपस में मिल के बड़े मालिक्यूल बड़े फिलामेंट को जन्म देते हैं। इसलिए बोलते हैं स्ट्रिप फिलामेंट सख्त है, हार्ड है। मेरे पास ट्यूबुलिन प्रोटीन किस चीज़ की बनी, ट्यूबुलिन प्रोटीन की, इनके अंदर हालो स्पेस है, ठीक है। प्रोवाइड सेल स्ट्रक्चर रिजिडिटी, शक्ति देते हैं, दैट सपोर्ट दिस सेल, जो कि सेल को सपोर्ट करते रहते हैं। याद रखना इनके अंदर हेल्प सेल, ये सेल्फ डिवीजन में मदद करते हैं। क्यों भाई, इनके अंदर क्या चीज़ है जो सेल डिवीजन में मदद करते हैं भाई। एक तो हमारे पास डीएनए हो सकता है, डीएनए सर हमारे पास माइटोटिक स्पाइंडल, माइटोटिक स्पाइंडल, ये जो दो चीज़ें हैं ना भाई, सेल डिवीजन में हेल्प ना करें बाकी कहाँ हेल्प करेंगे, ठीक है। फॉर्म इनहेरिटेड स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया। अब सीलिया जो है छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, सीलिया के हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिसको हम बोलते हैं सीलिया। अब सीलिया कहाँ पे मौजूद, इंसान बॉडी के अंदर नोज में मौजूद हैं, इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद हैं, उनके अलावा कहीं मौजूद हैं ये छोटे छोटे सीलिया की सूरत में। अच्छा बाकी यूनिसेलर जस्ट लाइक बैक्टीरिया के जो दर सीलिया मौजूद हैं, ठीक है, प्लेनेरिया के जो दर सीलिया मौजूद हैं। तो ये सीलिया ही हैं जो कि इनको आपस में बनाते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर आपसे सीलिया बना लेता है। उनके अलावा एक्ट्स एज ए ट्रेस लाइक से। अब ट्रेस का क्या मतलब है, चेस करना। ट्रेस क्या मतलब है, चेस करना, किस चीज़ को सेल क्या चेस करता रहता है। साइटोप्लाज्म के अंदर जो मालिक्यूल की जो हरकतें हैं, जो फ्लो है, जो मूवमेंट है, उन मूवमेंट को ये ट्रेस करती रहती है माइक्रोट्यूब्यूलन, ठीक है भाई। कांग्रेचुलेशन, अब साइटोप्लाज्म एंड हो गया, ठीक है भाई, साइटोप्लाज्म एंड हो गया। अब स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस। जैसे कि हम अभी तक दो पार्ट्स ऑफ सेल पढ़ के हैं, एक हमारे पास भाई सेल मेम्ब्रेन, ये कंप्लीट हो गया। दूसरा हमारे पास है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल कंप्लीट हो गया। अब तीसरा नेक्स्ट लास्ट हमारे पास है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की स्टडी करने जा रहे हैं, इनके बाद सेल खत्म हो गया। अब न्यूक्लियस है क्या चीज़ भाई, न्यूक्लियस आपको पता ही है कि ये सेंटर ऑफ सेल है। किसी सेल का बीच वाला ऐसा, किसी सेल के बीच वाला ऐसा, मिड वाला ऐसा हमको बोलते हैं भाई न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है, याद रखना कि ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है। अब न्यूक्लियस ये स्ट्रक्चर है तो ये डबल मेम्ब्रेन है, डबल लेयर्ड है भाई, डबल लेयर्ड, ठीक है भाई बच्चों, डबल लेयर्ड। उनके अलावा कंपोजिशन क्या हो सकती है यार, लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन की स्ट्रक्चर है, डबल लेयर्ड है, ये इनकी आउटर लेयर है, ये इनकी इंटर लेयर। इनकी क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, ये इनकी है इनर मेम्ब्रेन। उनके अलावा भाई सॉरी लाइट चली गई थी, उसी वजह से डार्कनेस आ गया था, अब ठीक है। अच्छा नेक्स्ट जो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है भाई, ये आपको क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन जिसको जो कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के साथ है, ठीक है। ये हमारे पास में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस, ठीक है। उनके अलावा ये न्यूक्लियर या न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म जो कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म थे वाले थे, ठीक है। अच्छा ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर आपको देख रहे हैं, देखने में आ रही है, ये राइबोसोम, ये पोर्स हैं, न्यूक्लियर पोर्स। ये पोर्स वो ही पोर्स हैं जो कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर चीज़ों को एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। कौन सी चीज़ है भाई आरएनए का आना जाना, प्रोटीन का आना जाना, उनके अलावा कुछ और चीज़ भी हैं, ठीक है। राइबोसोम जो कि एमआरएनए आ गया, ठीक है, उनके ऊपर ये राइबोसोम वगैरह के स्ट्रक्चर बने हुए हैं। याद रखते ना, ये जो हमारे पास क्रोमेटिन है, ये क्रोमेटिन भाई डीएनए प्लस में प्रोटीन का बना हुआ है। ये प्रोटीन जिसका नाम हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है। याद रखना बिफोर सेल डिवीजन अभी तक नहीं हुआ, बिफोर सेल डिवीजन ये क्या है भाई, ये डिफ्यूज्ड हैं और इनविजिबल हैं, डिफ्यूज्ड प्लस में इनविजिबल हैं। पर जैसे ही ये सेल डिवीजन तक पहुंचती है तो ये आपस में कंडेंस होते हैं,
कंटेंट्स होके एक बड़े मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देते हैं जिसका नाम है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो कि इस सवाल से स्ट्रक्चर में होता है, बीच में का जो हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रोल। ठीक है भाई। उनके अलावा भाई अगर बात करें तो कंट्रोल सेंटर ऑफ द यूकेरियोट्स है, ये कंट्रोल सेंटर यूकेरियोट्स है। अब आप मुझे बताएं सेल का प्राइम मिनिस्टर माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सेल का एंडोप्लाज्म क्या साइटोस्केलेटन उनके हो गए स्केलेटन। आप सेल का प्रेसिडेंट भी होना चाहिए यार, ऐसा ना करें। तो ये हमारे पास क्या है भाई, ये है प्रेसिडेंट ऑफ द सेल, प्रेसिडेंट ऑफ सेल। अब प्रेसिडेंट ऑफ सेल, प्रेसिडेंट का क्या मतलब है, ये भाई हुक्म करता रहता है, कमांड करता रहता है, ये किसी बिल के अंदर साइन करता रहता है। इनके अंदर ये जो डीएनए ये जीन एक्सप्रेस करता है, जीन एक्सप्रेशन सेल डिवीजन में हेल्प कर लेता है। ठीक है भाई, इसलिए हम बोलते हैं भाई प्रेसिडेंट ऑफ दी सेल। अच्छा, फंक्शन से आती है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की काम क्या हो सकता है भाई, जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोरेज जो कि डीएनए और हिस्टोरिक प्रोटीन की सूरत में है। रेगुलेशन ऑफ सेल एक्टिविटीज, कौन से रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटीज हैं, जीन एक्सप्रेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेल डिवीजन है भाई। सेल डिवीजन जैसे कि माइटोसिस, मियोसिस, राइबोसोम प्रोडक्शन। राइबोसोम प्रोडक्शन कैसे होता है, न्यूक्लियोलस है भाई, है ना। न्यूक्लियोलस आर दी फैक्ट्रीज ऑफ राइबोसोम, फैक्ट्रीज ऑफ राइबोसोम, और राइबोसोम्स आर दी फैक्ट्रीज ऑफ प्रोटीन्स। अब मुझे बताएं न्यूक्लियोलस प्रोटीन राइबोसोम बनाता है, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। ठीक है, ये जीन एक्सप्रेशन है। अब ये जो प्रोसेस जहाँ से राइबोसोम या एमआरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन है, जहाँ प्रोटीन बनता है ट्रांसलेशन है। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है जीन एक्सप्रेशन, ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। इंशाल्लाह इनको फर्दर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बनाएंगे। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको अच्छा होगा, और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें।